Morning everyone. So as you know, after your vacations and exams, now syllabus is again continued, and before closing the classes, एग्जाम से पहले जो आपका टॉपिक चल रहा था, जो आपका चैप्टर चल रहा था, उसमें आपने सेकंड चैप्टर जो है दैट यू हैव स्टार्टेड। फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हो गया था, जिससे आपका UT1 एग्जाम हुआ है, और उससे पहले की जो वीडियो आपके पास होगी या फिर अगर आपने रिटन वर्क किया है तो उसमें आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर था उसको स्टार्ट कर दिया था। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर था उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को फिनिश कर लिया था, और उन टॉपिक्स में जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर की, जहाँ से वो टॉपिक है आपका फोर्स और फोर्स के टाइप्स। फोर्स का कुछ पार्ट आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, तो यहाँ उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट किया गया है। फोर्स जो है किन किन चीज़ों को अफेक्ट करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोर्स से अफेक्टेड होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो फोर्स कर सकता है। उसके बाद आता है आपका एक कॉन्सेप्ट इनर्शिया का, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि चैप्टर का नाम है, दोज आर लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, तो इनमें से आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन क्योंकि अब टाइम के बाद में फिर से सिलेबस कंटिन्यू हुआ है, तो अगेन I will revise some of the topics. Those are already explained. Okay. So first of all, क्योंकि ये चैप्टर जो है, जैसा कि चैप्टर 1 में आपका हर एक टॉपिक के बाद में न्यूमेरिकल्स थे, यहाँ पर इतने न्यूमेरिकल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स स्टार्टिंग के जो हैं वो थ्योरी के हैं। तो जो थ्योरी के टॉपिक्स होते हैं उनमें कॉन्सेप्ट को समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो भी थ्योरी वाला टॉपिक है उसको आप अच्छे से रिवाइज करें, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आगे हम सिलेबस को कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले, एज यू नो, दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड इट्स नेम इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब इसमें आपने अगर रिटन वर्क कर लिया है देन इट इज वेरी गुड, और अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था रिटन वर्क तो आपको रिटन वर्क स्टार्ट कर देना है। ठीक है, टाइम टू टाइम डेफिनेशन के जो भी हैं लिखते रहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ही स्टार्ट कर रही हूँ, जो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उसको दोबारा से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। फोर्स, फोर्स क्या होता है, जैसा कि चैप्टर का नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो हाफ पार्ट जो है फोर्स से रिलेटेड होगा, बाकी में लॉज ऑफ मोशन एंड अदर थिंग्स है। तो फोर्स, जैसा कि आपको पता है, हर एक को पता है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स का मतलब होता है कि जब भी हमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज अगर करना होता है, तो चेंज इन द सेंस जैसे कोई चीज को हमें स्टार्ट कराना है, चलाना है, किसी ऑब्जेक्ट को जो रुका हुआ है, रेस्ट पे रखा है, आपके आसपास बहुत सी चीजें होंगी, तो उसको हमें चलाना है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि पोजीशन को बदलना है। और ऑलरेडी कोई चीज अगर चल रही है और उसको रोकना है तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स को सबसे पहले, सबसे आसान, सबसे बेसिक जो डेफिनेशन आई थी फोर्स की, दैट वाज कि फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल। क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज आप अपने आसपास देख रहे हैं जिसमें कि फोर्स लगता है, जैसे कैरी बैग जो है उसको हम होल्ड करते हैं इस तरीके से, या फिर आपके पास कोई ड्रॉर है, कोई रैक है, उसको खोलना है तो ऐसे इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं, या बंद करना है तो इस डायरेक्शन में लगाते हैं, बॉल किसी गेम में अगर आप थ्रो कर रहे हैं तो ऐसे फोर्स लगाते हैं। तो हर एक में आप सिर्फ 2 ही एक्शन देख रहे हैं, या तो आप चीज को पुल करेंगे या फिर उसको पुश करेंगे। तो फोर्स का सेंस माना जाता था कि फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल। तो एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले, सबसे आसान जो डेफिनेशन है वो यही आती है। सबसे पहले आपने टॉपिक का नाम अगर लिखा है फोर्स, तो आप डेफिनेशन ये लिखेंगे, लेकिन टेक केयर ऑफ वन थिंग कि जब एग्जाम होता है या फिर कहीं भी आपको नोटबुक में किसी टेस्ट में लिखना है, तो ये डेफिनेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी 1 लाइन डेफिनेशन है, उससे पूरा सेंस क्लियर भी नहीं हो रहा है। डेफिनेशंस वो लिखी जाती हैं जिनमें फॉर्मूला यूज होता है, तो वो वाली तो फिलहाल बाद में आएगी, अभी आपको यही लिखना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्स में आपको दूसरी डेफिनेशन लिखनी है, ये वाली नहीं लिखनी, ये सिर्फ समझने के लिए। तो यानी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। अब फोर्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है मैंने आपको बताया कि प्लेइंग, होल्डिंग, थ्रोइंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, इन सारी एक्टिविटीज में पुश या पुल का यूज हो रहा है, यही सारे फोर्सेस हैं।
अब उसके बाद जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस आते हैं उसमें 2 टाइप्स आते हैं। तो उसमें पहला टाइप जो है वो आपका, क्योंकि ये रिवीजन है इसलिए सारी चीजें मैंने नहीं लिखी हैं क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टॉपिक है ये, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो सबसे पहले बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है, एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, कि जैसे एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स रखा है, वन बॉक्स इज हियर केप्ट ऑन द फ्लोर। इस पे आपने इस डायरेक्शन में बॉक्स को खींचना स्टार्ट किया और उस पर फोर्स लगाया, लगभग इतना बॉक्स है कि आपके फोर्स से वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो सपोज दैट आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, किस डायरेक्शन में लगाया? इस डायरेक्शन में, इसको हमने लिख दिया F1। उसके बाद उस डायरेक्शन में भी सेम फोर्स हमने लगाया, ये फोर्स भी कितना है? 5 न्यूटन। तो जब सबसे पहले आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था 5 न्यूटन, ऐसे पुल करना स्टार्ट किया था, तब बॉक्स आपकी साइड चलने लगा, इट मींस फोर्स की साइड चलने लगा। तो जिधर फोर्स लगता है, ये क्लियर हो गया कि जिधर फोर्स लगता है बॉडी जो है फोर्स की डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट कर देती है। लेकिन अब वो चल रहा था और फिर उस पर अपोजिट डायरेक्शन से सेम फोर्स लग गया, उतना ही जितना इस डायरेक्शन में लगा था। तो क्या हुआ कि F1 जो है वो F2 के बराबर तो है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक की इस साइड है और दूसरे की उस साइड है। तो बॉक्स क्या करेगा? बॉक्स चलना बंद कर देगा, इट विल कम टू रेस्ट। तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि इफ बैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, किसी भी बॉडी में बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, देन द बॉडी विल रिमेन इन इट्स पोजीशन। यानी कि बॉडी रेस्ट पे थी पहले, तो रेस्ट कर ही रहेगी, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। तो पहचानते कैसे हैं बैलेंस्ड फोर्सेस लगे हैं? अगर बॉडी उसी पोजीशन में है जिसमें कि वो थी, तो इसका मतलब उसमें बैलेंस्ड फोर्स लगा है। अब देखिए इसका एक और एग्जांपल है कि क्या रुकी हुई चीज रुकी रहेगी लेकिन चलती हुई चीज भी चलती रहेगी। कि हमने बात की पोजीशन की, हमने ये नहीं कहा कि जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में भी मेंटेन रह सकता है अगर उस पर बैलेंस्ड फोर्सेस लगे हों। जैसे सपोज दैट इट इज अ कार, ये कार है। अब ग्रेविटी का फोर्स तो लग ही रहा है क्योंकि बॉडी जो अर्थ है हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये कार के व्हील्स जो है या कार की जो बॉडी है उस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और उसका रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट। तो कार क्या करती है? जो चलती हुई कार है, जो मोशन वाली कार है, वो मोशन वाली कार पे इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो जो अर्थ फोर्स लगा रही है एक्शन और एक जो उसका रिएक्शन लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? दोनों फोर्सेस मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं और कार सीधी जिस भी डायरेक्शन में चल रही है उसमें चलती ही रहेगी, उस पर इन दोनों बैलेंस्ड फोर्सेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब बैलेंस्ड फोर्सेस का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। बॉडी जिस पोजीशन में है, अगर चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। तो सबसे पहले अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो व्हेन द टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शंस, then these are known as balanced forces, and under balanced forces the body will remain in its position. Okay, अगर बात करें अनबैलेंस्ड फोर्सेस की, आप ये एग्जांपल भी शो कर सकते हैं उसमें। अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात करें तो इधर F1 5 न्यूटन हमने लगाया, तो बॉक्स इधर चल रहा था ऑलरेडी। अब इधर से हमने फोर्स कितना लगा दिया? 7 न्यूटन। तो अब बॉक्स किस तरफ जाएगा? तो ऑब्वियसली बड़े वाले फोर्स की तरफ जाएगा क्योंकि F2 इज ग्रेटर देन F1। तो व्हेन द फोर्सेस आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, यानी कि उनकी डायरेक्शन तो अलग अलग है, उनके मैग्नीट्यूड्स यानी कि जो नंबर्स हैं वो भी अलग अलग हैं, तो फोर्सेस क्या कहलाते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। एंड अंडर बैलेंस्ड फोर्सेस द बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर फोर्स। जिधर बड़ा फोर्स लगा है बॉडी उधर मूव करना स्टार्ट करेगी। ओके, तो ये कहलाते हैं आपके बैलेंस्ड फोर्सेस। तो आई होप कि टॉपिक दोबारा से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो हैं वो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में आते हैं। उसके बाद आपका एक टॉपिक है नेक्स्ट, चेंजेस डन बाय फोर्स। ठीक है, फोर्स जो है वो कौन कौन से चेंजेस कर सकता है? तो मैंने आपको बताया था बहुत सारे टाइप्स को के आपको अलग अलग बुक्स में मिल सकते हैं, लेकिन मेन 3 चेंजेस लिखना है। उन 3 चेंजेस में सारे टाइप के चेंजेस इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चेंज है, फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी।
फोर्स किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है। हाउ? अभी मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है, रुकी हुई है, और आपको उसको मोशन में लाना है, तो इट मीन्स यू हैव टू अप्लाई फोर्स। तो फोर्स रेस्ट वाली चीज को मोशन में ला सकता है, जिधर फोर्स लगाया बॉडी उधर ही मूव करने लगेगी। अगर फोर्स कैपेबल है, उस पे बॉडी पे कोई अदर फोर्स नहीं लगा है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक बहुत हैवी बॉक्स है, उस पर हमने फोर्स लगाया सामने की तरफ, लेकिन बॉक्स नहीं चल रहा फोर्स की डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अर्थ यानी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी बॉक्स पे लगा है, वो आपके फोर्स से बड़ा है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन हो गई ना। तो कंडीशन ये है कि अदर कोई फोर्स नहीं लगा होना चाहिए, जो आप फोर्स लगा रहे हैं अगर वही लगा है ओनली, तो जिधर भी फोर्स लगा है ऑब्वियसली बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। रेस्ट वाली को मोशन में ला सकता है, मोशन वाली को अगर आप अपोजिट डायरेक्शन से, जैसे एक बाइक कार सामने से आ रही है और आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया सफिशिएंट कि वो रुक सकती है, तो वो रुक जाएगी। ठीक है, उसकी स्पीड के इक्वल आपने फोर्स अगर लगाया, तो फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। दूसरा चेंज आता है, फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो वेलोसिटी के सेंस में दो चीजें हैं यहाँ पर, स्पीड एंड डायरेक्शन। फोर्स दोनों चीजों को चेंज कर सकता है। तो अलग अलग अगर हम स्पीड और डायरेक्शन लिखते हैं तो हमारे ज्यादा पॉइंट्स बनते, तो हमने एक ही वर्ड यहाँ इंक्लूड कर दिया, वेलोसिटी। फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो वेलोसिटी, तो एक तो स्पीड को चेंज कर सकता है फोर्स। कैसे? जैसे अगर एक टॉय कार सामने जा रही है और आपने उस पर जो है वो उसी डायरेक्शन में जिधर वो जा रही थी उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर आपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो उसकी स्पीड घट जाएगी। तो इसका मतलब फोर्स कैन चेंज, इसीलिए हमने चेंज वर्ड यूज किया। इंक्रीज भी कर सकती है स्पीड और डिक्रीज भी कर सकती है। तो फोर्स जो है वो बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। दूसरा चेंज आता है डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन, जैसे कोई चीज सामने जा रही है और आपने उस पर इस साइड से फोर्स लगा दिया तो इट विल चेंज द डायरेक्शन। इधर से फोर्स लगा दिया तो उधर मूव करेगी। तो इसका मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों को फोर्स बदल सकता है। यही काम स्टीयरिंग भी करता है। स्टीयरिंग के थ्रू फोर्स लगाया जाता है व्हीकल पर, तो उसके जो व्हील्स होते हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। वेलोसिटी जब वर्ड बोलेंगे तो मूविंग बॉडी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि चलती हुई बॉडी के पास ही वेलोसिटी होती है। और थर्ड जो चेंज आप लिखेंगे उसमें लिखेंगे फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। ठीक है, तो शेप और साइज को फोर्स कैसे चेंज कर सकता है? तो शेप, जैसे आपके पास एक जो रबर बैलून है उसको अगर आपने ऐसे करके पकड़ रखा है, पूरा उसका जो शेप है वो सर्कुलर है, और आपने दोनों पाम से उसको प्रेस किया तो उसका शेप जो है वो फ्लैट हो जाएगा, दोनों साइड से वो प्रेस हो जाएगा। तो शेप चेंज कर सकता है फोर्स। और साइज, जैसे रबर बैंड, एक आपने रबर बैंड लिया, उसको ऐसे दोनों एंड्स को पकड़ के स्ट्रेच कर दिया तो उसकी लेंथ बढ़ गई। स्प्रिंग लिया आपने, दोनों एंड्स को इस तरह से कंप्रेस कर दिया तो साइज घट गया। तो इस तरह से फोर्स जो है वो शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। ओके, उसके बाद इफ यू वांट टू नोट इट डाउन देन यू कैन नोट कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। ओके, नोट इट डाउन। So I hope you have noted down the points. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, फोर्स के चेंजेस के बाद में जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज इनर्शिया। ओके, तो इनर्शिया जो वर्ड है इनर्शिया, तो इनर्शिया जो है दैट इज काउंटेड एज द मेजर ऑफ मास। इनर्शिया जो है वो किससे मेजर होता है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इनर्शिया का मतलब तो आपको इजीली समझ में नहीं आएगा, लेकिन मास क्या होता है ये आपको पता है। जैसे एक क्वेश्चन था आपका फर्स्ट चैप्टर में कि बाइसिकल एंड ट्रेन दोनों में से किसका मास ज्यादा है? तो ऑब्वियसली जिसमें कि क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा है या जो चीज दिखने में बड़ी है उसका ही मास ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। तो जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है, क्योंकि इनर्शिया का मतलब होता है कि इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स पोजिशन बाय इटसेल्फ। जैसे जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उनकी पोजीशन को चेंज कराने में हमें ज्यादा
टफ टास्क होता है हमारे लिए और हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे एक छोटा बॉक्स है एक बड़ा बॉक्स है, तो दोनों को आपको मूव कराना है, पोजीशन चेंज करनी है, रेस्ट से मोशन में लाना है। तो ऑब्वियसली जो छोटा बॉक्स है उस छोटे बॉक्स को की पोजीशन को चेंज कराने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा और बड़े बॉक्स की पोजीशन को चेंज कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछी जाए कि किसका इनर्शिया ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ऑफ बिगर बॉक्स। तो इनर्शिया सबसे पहले जो टॉपिक आता है उसमें आप ये लिख सकते हैं कि इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, यानी कि इनर्शिया किससे मेजर होता है, मास से। जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अब आती है इनर्शिया की डेफिनेशन। तो इनर्शिया की जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो ये होती है कि इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी दैट इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर दी। वो चीजें ये है कि इनर्शिया बॉडी की इनेबिलिटी है, बॉडी की कमी है, ड्रॉबैक है कि वो अपने आप से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। जैसे कोई बॉडी आपने देखा होगा अपने आप से रेस्ट से मोशन में नहीं आती, तो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर पा रही है। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कोई बॉडी जो है वो मोशन से रेस्ट में भी नहीं आ सकती। वैसे तो आपने अर्थ पे देखा होगा कि कोई भी चीज, जैसे सपोज आप एक बॉल को ही फ्लोर पे अगर रोल डाउन करा के छोड़ दें तो बॉल जो है वो कुछ टाइम के बाद अपने आप रेस्ट पे आ जाती है। तो आप कहेंगे कोई फोर्स तो लगा ही नहीं, कैसे रेस्ट पे आ गई? तो उस पर फोर्स ऑब्वियसली लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वो स्लाइड। और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि वो स्लाइड करके चल रही है फ्लोर से। अगर वो फ्लोर से थोड़ी दूर चलती, जैसे आपने देखा होगा प्लैनेट्स एक दूसरे के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रही है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो वो मेंटेन है एक डिस्टेंस, स्लाइड करके नहीं चल रहा है। तो कोई भी चीज जब एक दूसरे से स्लाइड करके चलती है, उनकी सरफेसेस कांटेक्ट में आती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों के मोशन को रोक देता है। ठीक है, तो अर्थ और सन या मून इन सबका मोशन मेंटेन्ड है, क्योंकि वहाँ इतना जो है वो फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं है, वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका ज्यादा इफेक्ट है। तो अर्थ पे भी अगर ऐसा होता कि फ्रिक्शन की एब्सेंस होती, तो जो भी चीजें चल रही हैं वो चलती ही रहती हैं हमेशा, और जो रुकी हैं वो रुकी रहती हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था इनर्शिया का, वो एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो। उन्होंने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने ये कहा था कि बॉडी अपनी जो स्टेट है उसको खुद से चेंज नहीं कर सकती, उसकी इनेबिलिटी है, और इसी कॉन्सेप्ट को इनर्शिया बोलते हैं। ओके, तो इनर्शिया वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको यहाँ हेडिंग भी लिखना है, उसको नोट डाउन भी करना है। ओके, तो इनर्शिया की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो इनर्शिया इज द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी दैट इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ। तो यूनिफॉर्म मोशन एक वर्ड आया, यूनिफॉर्म का मीनिंग आपको क्लियर है। यूनिफॉर्म कहते हैं जहां पर भी कोई चेंज ना हो। तो यूनिफॉर्म वर्ड इसलिए आया है कि मोशन से बॉडी रेस्ट में तो नहीं आ सकती अपने आप से, और साथ साथ एक काम और नहीं कर सकती, अपने डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका मतलब वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में या जिस भी डायरेक्शन में जा रही थी उसी में जाएगी। अगर आप सिर्फ मोशन वर्ड यूज करते हैं तो आपको डायरेक्शन के लिए अलग से डिफाइन करना पड़ता। तो हमने यहाँ पर बोला कि बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट तो एक्सप्लेन हो गया कि रेस्ट से वो जो है वो मोशन से, रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि वो मोशन से भी रेस्ट में नहीं आ सकती, और यूनिफॉर्म का मतलब वो अपनी डायरेक्शन भी नहीं बदल सकती बाय इटसेल्फ, अपने आप से। तो यानी कि अगर वो अपने आप से ये चेंजेस नहीं कर सकती तो ये चेंजेस फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिससे बॉडी में ये चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि उसकी पोजीशन, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, या फिर उसकी डायरेक्शन को कौन बदल सकता है? तो उसका आंसर है फोर्स। ओनली फोर्स कैन डू ऑल दीज थिंग्स। तो गैलीलियो ने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया था। इनर्शिया क्या होता है, उस टाइम तक गैलीलियो को फोर्स के बारे में नहीं पता था, क्योंकि फोर्स के बारे में जितनी भी जो इनिशिएटिव फोर्स के बारे में लिया गया, जितनी बातें बताई गई, दैट दोज ऑल द थिंग्स वर डन बाय न्यूटन। न्यूटन ने फोर्स को एक्सप्लेन किया और उसके बाद में फिर लॉज ऑफ मोशन बनाए। तो इनर्शिया में आपको इतना बताना है। उसके बाद स्टार्ट होगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके,
तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने जो है वो जो लॉज ऑफ मोशन दिए थे उनमें फोर्स से रिलेटेड चीजें हैं, न्यूटन ने इनर्शिया को भी आगे इलेबोरेट किया, क्योंकि न्यूटन का जो पहला लॉ यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो बोला जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो बोला जाता है, उसको उसका जो अदर नेम है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। वैसे लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने स्टार्ट किया था, सबसे पहले गैलीलियो ने इसके बारे में बताया था, लेकिन न्यूटन ने भी इसको 3 पार्ट्स में डिफाइन किया। वो 3 पार्ट्स ये थे जो मैंने अभी आपको बताया कि रेस्ट से मोशन में बॉडी नहीं आ सकती, मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकती। तो पहला पार्ट कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि जितनी भी रेस्ट वाली बॉडीज हैं उनमें एक इनर्शिया है, इनएबिलिटी है कि वो रेस्ट से मोशन में अपने आप से नहीं आ सकती। दूसरा कहलाता है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि मोशन वाली चीजें भी मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकती अपने आप से, विदाउट फोर्स। तीसरी जो इनएबिलिटी है, तीसरा जो टाइप है, तीसरा जो इसका पार्ट है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि बॉडी की इनएबिलिटी की वो अपनी डायरेक्शन को भी अपने आप से बदल नहीं सकती विदाउट फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाज गिवन बाय न्यूटन, न्यूटन ने दिया था ये। और जो गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया था और जो न्यूटन का था, वर्डिंग्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको लिखना सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ इनर्शिया को अलग से डिफाइन नहीं करना है। ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हैं। डिफरेंस जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज सेम टॉपिक इज इन क्लास 11th ऑल्सो। 11th में भी यही टॉपिक है, चैप्टर ही ये है, तो आपको यही पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है आपका वो क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आप बताएंगे, सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया में मैंने आपको बताया था कि इट स्टेट्स दैट अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ। ये है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। अब अगर आप बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो वो थोड़ा सा उसकी वर्डिंग्स अलग है, क्योंकि इसमें फोर्स का आपको वर्ड इंट्रोड्यूस कराना है। तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको जहां भी डेफिनेशन पूछी है लिखना भी पड़ेगा, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट या रिमेन्स एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन until or unless an external force is applied on it। अब इसका जो मीनिंग है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। देखिए इसमें तीनों बातें आ गई, इसमें आपको अलग से जो है रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन तीनों के लिए बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ा, एक ही लॉ में तीनों चीजें आ गई। जैसे अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, यानी कि जो बॉडी रुकी है वो रुकी ही रहेगी, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी। फिर दूसरा पार्ट हमने स्टार्ट किया, अ बॉडी इन मोशन, यानी कि जो बॉडी चल रही है, विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। अब फिर से देखिए यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वो मोशन में रहेगी और डायरेक्शन की जो है वही रहेगी, डायरेक्शन अलग से नहीं बताना हमने। डायरेक्शन वर्ड को यहाँ थोड़ा सा हमने डेफिनेशन को शॉर्ट कर दिया, तो अगर यूनिफॉर्म एक वर्ड बोलेंगे तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली डायरेक्शन इज कमिंग इन इट। ओके, तो अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। अब ऐसा किस सिचुएशन में रहेगा, क्योंकि मीनिंग आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, जो बॉडी रुकी है वो रुकी रहेगी, जो बॉडी चल रही है वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, अनटिल और अनलेस, जब तक कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमने उस पर अप्लाई नहीं किया, अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगाया जाता है। तो ये आपकी जो है वो पूरी डेफिनेशन है। अब इसमें अगर आप सेपरेटली, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के 3 टाइप्स हैं, और पहला टाइप जो है आपका वो कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बाई चांस अगर सिंगल डेफिनेशन यानी कि पूरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ना पूछी जाए और आपसे बस इतना पार्ट पूछा जाता है कि डिफाइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो आप सिर्फ हाफ डेफिनेशन जो रेस्ट वाली है उसमें से सेपरेट कर लेंगे। तो उसमें आप लिखेंगे इट स्टेट्स दैट a body at rest will remain at rest until or unless an external force is applied on it। इतना पार्ट हमने एक तो स्टार्टिंग वाला ले लिया कि a body at rest will remain at rest, और लास्ट में जो फोर्स वाला पार्ट था वो हमने इस पर जोड़ दिया, कब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। ओके, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ध्यान से अच्छी तरह से वीडियो को सुने समझें
तो आपको समझ में आएगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम वीडियो बिना देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं और सोचते हैं बुक से आंसर लिखते हैं, तो बुक से आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि जब तक आपको गाइड नहीं किया जाएगा, वर्ड्स को नहीं समझाया जाएगा, तब तक अकॉर्डिंग टू योर क्लास स्टैंडर्ड इट इज टफ टू अंडरस्टैंड साइंस। ओके, तो वॉच द वीडियो प्रॉपरली और समझिए टॉपिक्स को, क्योंकि अब आगे का सिलेबस कंटिन्यू हो रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा है। तो इतना पार्ट आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक है। तो आपको एक तो फर्स्ट ऑफ मोशन पूरा लिखना है, डिफाइन करना है, उसके बाद आपको ये भी अलग अलग लिखने हैं तीनों, इसलिए क्योंकि तीनों के एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं और वो आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को जब आपने डिफाइन कर लिया, उसके बाद आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल्स देंगे। तो एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल आता है, जहां आपने देखा होगा बॉडी जहां रुकी है रुकी रहेगी और बिना फोर्स के नहीं चलेगी। वैसे तो आपके आसपास बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, जैसे कि डस्टर कैप्ट ऑन द टेबल, वो वहीं रखा रहेगा जब तक कि आप उसको उठाते नहीं, फोर्स नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देना है जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि जो ब्लैंकेट है उसको जब बीट करते हैं, हिट करते हैं किसी भी स्टिक से, तो उससे डस्ट के पार्टिकल्स बाहर आते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। कैसे, अब इसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो एग्जांपल में क्या लिखना है, व्हेन अ ब्लैंकेट और कारपेट भी कह सकते हैं, बीटन विद अ स्टिक देन डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो जब ब्लैंकेट को बीट किया जाता है, व्हेन द ब्लैंकेट इज बीटन देन ब्लैंकेट कम्स इनटू मोशन। जिसपे फोर्स लग रहा है वो चीज तो मोशन में आ रही है, सीधा ब्लैंकेट पे फोर्स लगा, ब्लैंकेट मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स पर फोर्स नहीं लगा क्योंकि उसके अंदर थे, हिडन थे। तो डस्ट पार्टिकल्स मोशन में नहीं आएंगे, वो तो रेस्ट पे ही रहेंगे। तो ब्लैंकेट जैसे ही मोशन में आया, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया। आपने देखा होगा कि बीट करेंगे, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, जो भी करता है, डस्ट पार्टिकल्स अपनी जगह पे रह जाते हैं। तो वो क्या होता है, ब्लैंकेट से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ओके, तो डिफाइन आपको ऐसे करना है कि व्हेन द ब्लैंकेट इज बीटन देन ब्लैंकेट कम्स इनटू मोशन बट द डस्ट पार्टिकल्स रिमेन एट रेस्ट एंड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लैंकेट। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है आपका, जब आपने देखा होगा कि किसी ट्री की ब्रांचेस को शेक किया जाता है तो लीव्स और फ्रूट्स जो है वो उससे टूटकर अलग हो जाते हैं। तो एग्जांपल में आपको लिखना है कि व्हेन the branches of a tree are shaken then fruits and leaves are detached from the tree। तो डिटैच वर्ड जो है आपका ये होता है, डिटैच मतलब टूटकर अलग हो जाना, डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री। तो इसका आंसर क्या है कि जैसे ये ब्रांच है और इसको जब शेक किया, ये फ्रूट्स और लीव्स लगे हैं इसके साथ में, जो तो जब इसको शेक किया तो ब्रांच अलग हो जाती है, मोशन में आ जाती है ना, ब्रांच पे सीधा फोर्स लगा, और फ्रूट्स और लीव्स जो है वो अपनी पोजीशन में रहते हैं, यहाँ थे यहीं रहेंगे, ब्रांच अलग हो गई, और जो ये फ्रूट्स या लीव्स हैं वो फिर अंडर ग्रेविटी फॉल डाउन कर जाते हैं। तो इसको डिफाइन करना है कि व्हेन द ब्रांचेस आर शेकन देन ब्रांचेस कम इनटू मोशन बट द फ्रूट्स एंड लीव्स रिमेन एट रेस्ट एंड आर डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री। ओके, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आज के सिलेबस में आपका फिलहाल इतना ही है, फिर इन सारे इनर्शिया के एग्जांपल्स, इनकी डेफिनेशन, और उसके बाद में हमें फिर नेक्स्ट लॉज स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू।